हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ क्लास 6 जो कि पॉलिटिकल साइंस है, सॉरी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 है, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। इससे पहले भी आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये पर्यावरण जो है ये विश्व के स्तर पर है। किस तरह के नियम कानून और सब कुछ बनाए गए पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके संसाधन क्या क्या हैं, किस तरह से उपयोग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो सारे के सारे एनसीईआरटी के जब तक जो अभी तक आपने पढ़ा सब कुछ पढ़ डाला है आपने। आईआर पढ़ा है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। तो चलिए पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो परिचय से स्टार्टिंग करते हैं। तो इस अध्याय में विश्व राजनीति में पर्यावरण संसाधन के बढ़ते महत्व की चर्चा की गई है। 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन की तुलनात्मक चर्चा की गई है। हम साझी संपदा, विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल के बहसों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। अध्याय का समापन ये बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता, इंडिजीनियस पीपल के इन सवालों से क्या सरोकार है और वो क्या सोचती है। ये है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दे में शामिल करा दिया। यहाँ दिए गए चित्र में वर्षा के वन और घरान देखे जा सकते हैं। आप देख लीजिए, ये चित्र देखिए, ठीक है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? तो इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति में बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने विश्व और संधि की बातें की, राज्य शक्ति और उत्थान और पतन की चर्चा हुई, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाले सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातें की। अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर अपनी गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए। ऐसा करने में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेवारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन सभी मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? ये चित्र देखिए, अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया। जहाजरानी उद्योग और इससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म कर दिए गए। पानी में नमक की सांद्रता के ज़्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए, लेकिन इस समस्या का समाधान ना हो सका। दरअसल इस जगह मजाक मजाक में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आए, वे अगर एक एक बाल्टी पानी भी लाते तो ये सागर भर गया होता। अराल सागर की अवस्थिति देखने समझने के लिए पृष्ठ 24 में देखें। तो अराल सागर सूख चुका है, ये आप जानते ही हैं। तो दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने और मत्स्य भंडार घट रहे हैं। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है और इसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो चिंता क्यों? इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें की, तो ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। तो अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे में थोड़ा बढ़ाकर अपनी गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेवारी सरकार की है। इस अर्थ पर ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। तो इस तो जहाजरानी का किस तरह से क्या हुआ देखा ही आपने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। और प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इसमें जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार बना रहता है। लेकिन वैसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावसों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इन्हें ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अभी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन
इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। तो यहाँ अंगुलियों को चिमनी और विश्व को एक लाइटर के रूप में दिखाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से है। तो आपको लग रहा सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की वह जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन जरा फिर से सोचिए, पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। इस मामलों में अधिकांश ऐसे ही किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के उपाय करने अ, अ, इस पर रोक लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह से ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकार का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कार्य पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों में से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधन के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय नियमों में भाग लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन में 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वर्ल्ड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया कि इस आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीबी और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमानुसार निर्धारित हुए। इनमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए अब हम पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर नजर डालें। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। इसी तरह विश्व के कुछ क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। तो अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? अंटार्कटिका महादेशीय इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूदा स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। अंटार्कटिक महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र से है और सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप, सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन समुद्री स्तनधारी जीव
मत्स्य तथा कठिन वातावरण जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी शामिल हैं। इनमें क्रिल मछली भी शामिल है, जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इसमें लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। विश्व के सबसे सुदूर ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, इसके बारे में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया। अन्य अधिकांश देशों ने इसमें उल्टा रुख अपनाया कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। 1959 के बाद इस इलाके में पर्यावरण गतिविधियां वैधानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। मानवतावादी की ठीक है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। परिस्थितियों से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्व सामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं 1970 के दशक में अफ्रीका में सबसे बड़ी विपदाओं में एक थी अनावृष्टियाँ, और इसके कारण 5 देशों को उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और इसमें दरार पड़ गई। दरअसल पर्यावरण शरणार्थी जैसे अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ। खेती किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक घरों को घर बार छोड़ना पड़ा। तो इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यह भी महत्वपूर्ण मसला औद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक जरूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और ना ही आगे की पीढ़ियों के लिए साझी, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में कितना अंतर है। उत्तर के विकासशील देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में परिस्थितियों को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों को विशिष्ट जरूरत का ध्यान रखना जरूरी है। सन 1992 में हुई इस पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अवक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर ज्यादा दबाव है और इन देशों के पास विलुप्त प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जलवायु के परिवर्तन में संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में भी यह कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अवक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेवारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। यह बात भी मानी गई विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है और इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता
समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए खनिज हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में इसकी कोई न कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी। साझी संपदा का अर्थ है वह होता है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर पर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। उदाहरण के लिए सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तक तय किए। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है। इसकी गुणवत्ता और गरीबों को उनकी उपलब्धता कम हो रही है। राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोक्ता को ठीक उदाहरण है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन किया। भारत की चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनकी कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकीकरण के दौर में मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि अन्य प्रगतिशील देशों सहित भारत और चीन की जल्द ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत में ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेवारी के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन में संबंधित बुनियादी नियमानुसार के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमानुसार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिकी होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमानुसार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस सब के खिलाफ है। इसका मानना है कि यह इस नियमानुसार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के औसत 3.8 प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0 से लेकर 9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्र बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। पानी में तूफान, जनता परेशान। तो ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में गंगा, यमुना, गोमती, मल्लाह, धोरो, केवट और औद्योगिक प्रदूषण बांध और गेराज पानी को ज्यादा दोहन। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चंबल, बेतवा, नर्मदा नदियां हैं और गोरिया, पर्णपात, पंखिया। औद्योगिक प्रदूषण अधिक मत्स्यन। तो ये है। तो प्रमुख नदियां खतरे हैं जो डॉटेड हैं और प्रमुख समुदाय हैं। तो जो खतरे हैं, और असम में जो नदी है ब्रह्मपुत्र है, कोई बातें, मेलन, नाम शूद्र खतरे हैं और बिना कीटनाशक भराव और अधिक मत्स्यन, ये उसके नुकसान है। मतलब खतरे प्रमुख समुदाय खतरे हैं, कीटनाशक भराव, अधिक मत्स्यन। बिहार और झारखंड में जो नदी है गंगा, कोसी, सुवर्ण रेखा है और इसमें जो प्रमुख समुदाय हैं मल्लाह है, मुसाज है, केवट और काई बर्ता है और खतरे हैं औद्योगिक प्रदूषण, बांध, नगर निकास। पश्चिमी बंगाल में नदी है हुगली, दामोदर और यहाँ पर जो समुदाय है गौर, कर्नाटक, मेटे, जलमालो और धुनिया और खतरे हैं औद्योगिक प्रदूषण, घरेलू निकास। उड़ीसा में नदी है मेहदी और यहाँ पर जो समुदाय है जलिया, कैबाल्टा, मांझी, कांदरा है और जो खतरे हैं आंध्र प्रदेश, बांध और अस्थि मत्स्यन है। तमिलनाडु में भवानी, कावेरी नदी है और जो समुदाय है भरातर, पटनवाल और पर्वत राजकुलम है और खतरे हैं औद्योगिक प्रदूषण। केरल में धीरवा, भरातर और भोगा वीरा वालन ये नदियां हैं और जो
जो यहाँ पर समुदाय है बोइस, मोगायार, चोलायकन, ये खतरे हैं घरेलू जल निकास और भूजल का अतिदोहन। आंध्र प्रदेश में नदी है गोदावरी, कृष्णा और इसमें जो समुदाय हैं अंगुकुला, छतरी, बालादी, बलीजा, अवादा, पट्टापू और जलारी। और खतरे हैं औद्योगिक और घरेलू कचरा। और गुजरात में नर्मदा नदी है और जो समुदाय है मंगोल, वर्ली, मछुआरा है। और खतरे हैं औद्योगिक प्रदूषण बांध। तो प्रदूषण अधिमस्यन बांध निर्माण पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख समस्याएं हैं। तो तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं। मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन, मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव का नुकसान और समुद्र तटों पर औद्योगिक प्रदूषण, भारी मात्रा में प्रदूषण, जल को बिना शोधन के समुद्र में डालना, अत्यधिक मशीनीकरण। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया और हाल के प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011 भारत तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत में 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। अब पुनर्वितरणीकरण होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। भारत में पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूर मानते हैं कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेश में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाने ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वजनी हो सके। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशकदमी की है। हम उसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन इन चुनौती के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं में से कुछ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे अधिक जीवंत और विविधतापूर्वक तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं तथा उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों ने नए विचार निकलते हैं और इन आंदोलनों में हमें विश्व दृष्टि की दी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरण की चर्चा की जा सकती है जिसमें पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता उनकी विविधता है। दक्षिणी देशों में मसलन मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशी अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन पर बहुत दबाव है। 3 दशकों में पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है और इसके बावजूद तीसरे दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग धरती के लिए मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है और रसायनों को भरपूर उपयोग करता है। भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहाँ कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों के पैरोडर के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलन नदियों और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्यायसंगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्तित वन को बचाने का आंदोलन था।
यह वन और विजयपन पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। फिलहाल दक्षिण गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों का बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह बात ध्यान देने की बात है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानार्थी हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं। तो ये चित्र देखिए, बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी जिले दिनाजपुर के शहर फुलवाड़ी में एक पूरा का पूरा समुदाय कोयला खनन परियोजना के विरोध में उठ खड़ा हुआ। इस चित्र में अनेक महिलाएं प्रस्तावित कोयला परियोजना के विरोध में नारे लगा रही हैं। इस चित्र में एक स्त्री अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए खड़ी है। संसाधनों की भू राजनीति। तो किसे क्या कब कहाँ और कैसे हासिल होता है? संसाधन की भू राजनीति किन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीतिकों को पश्चिमी दुनिया में ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज की तीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में संपूर्ण यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधन, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति को महत्व बहुत अच्छी तरह से उजागर हो गया। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इस संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाके तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधन का भंडारण, संसाधन के उत्पादन, देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक और अंतर्राष्ट्रीय ठीक है तो इस खतरे में डाल सकता है। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। और शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। और अनेक खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यवसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। यह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है। यह इस बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आता है। पश्चिम एशिया, खासकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही एकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी आपूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। संयुक्त राज्य अमेरिकी, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर हैं। तो ये देख सकते हैं, ये चित्र है। इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। हम तुम्हारे देश की मिट्टियाँ वेट कर दिया है और इसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन का स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। विश्व राजनीति के लिए पानी और एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है और साथ ही विश्व के हर इस हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा हुई मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि इससे कामों से दूर बसते हुए देशों को मिलने वाली पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। इसकी एक उदाहरण 1950-1960 के दशक में इजरायल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ युद्ध। इसने संघर्ष इनमें से प्रत्येक देश जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी
का बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा और उसके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। ये है तेल देखो, तेल की धार देखो। हमारे जीवन में पेट्रोलियम पर आधारित उत्पादों की कड़ी अंतहीन है। टूथपेस्ट, पेस्टमेकर, पेंट, स्याही, दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसकी 95% पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के बूते टिकी है। हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हालाँकि ज़मीन के नीचे अभी अरबों बैरल तेल हमारे इस्तेमाल के इंतज़ार में पड़ा है, फिर भी देशों के बीच विवाद है। तो मैं काला सोना मुल्क के शाही खानदान से हूँ। मैं ही वह शख्स है जिसे लोग धन कुबेर कहते हैं। जब से मेरे मुल्क में काला सोना मिला है, मेरी सल्तनत में करामात हो रहे हैं। जनाब बिग ऑयल ऑफ और अपनी उनकी हुकूमत यहाँ एक रोज़ बड़ा खजाना खोजने आई। हमने तेल खोजा और सौदा पटा लिया। इन लोगों ने मुझे हथियार दिए, इतने हथियार कि उनका बोझ मुझे भी भारी लगने लगा। हथियारों से लदा-फदा मैं जब कभी दाँत निपोरता हूँ, तो लोग अवाक रह जाते हैं। उन लोगों ने हथियार दिए और बदले में मैंने बिग ऑयल और उनके बेटे पोतों को तेल और अपनी वफादारी दी। मैं खुशहाल और मारादार हूँ और वे भी मस्ती और मज़े में हैं। अगर उनकी फ़ौज मेरे मुल्क में गश्त कर रही है तो करें, मुझे क्या। बेशकीमती चीज़ों की मैं कद्र करता हूँ। बिग ऑयल कहते हैं कि उनके राष्ट्रपति आज़ादी और जमहूरियत को बड़ी कीमत मानते हैं। इसलिए मैंने भी अपने मुल्क में आज़ादी और जमहूरियत को 7 तालों के भीतर बंद रखा है। ये शेख पेट्रो डॉलर उल्ला काला सोना मुल्क के सुल्तान ने कहा। एक दिन मैंने खुद से पूछा, तो ये जनाब बिग ऑयल ने क्या कहा? एक दिन मैंने खुद से पूछा कि आखिर मैं अपने मुल्क के किस काम आ रहा हूँ? मेरे मुल्क के तेल भूख बिकट हैं, वह कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। चलो तो फिर तेल का इंतज़ाम करते हैं। मैंने बाज़ार की आज़ादी का हामी हूँ। मतलब यह कि दूर के देशों में तेल के कुएँ खोदने की आज़ादी, धरती के आबो-हवा को मटिया मेट करने की आज़ादी और ऐसे कठपुतले तानाशाहों की ताजपोशी की आज़ादी जो अपनी ही जनता पर कोड़े फटकारते हैं। तो हम कोई राजनीतिक दाँव-पेच नहीं करते। चुनाव अभियानों के वक़्त हम रुपए-पैसों से नेताओं की कुछ मदद कर देते हैं। बदले में हम उनसे कहते हैं कि हमारी कंपनी में पैसे लगाओ। इस तरह हमें टीवी के कैमरों के सामने बेवकूफ़ों की तरह हँसने और हाथ मिलाने की करतब दिखाकर शर्मसार नहीं होना पड़ता। और श्रीमती बड़वेले क्या बोलते हैं, हमारे गैराज में एक शानदार चीज़ नुमाया है ना? एकदम पतली चकाचौक और चमकीली कार। इसमें पावर स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक गियर्स भी हैं। इनकी पिकअप लाजवाब है और माइलेज के तो ये क्या कहने। इसमें धुआँ वगैरह भी काफ़ी कम निकलता है। देखिए, हमें जल्दी-जल्दी पहुँचना है, हमें खूबसूरत ज़िंदगी की थोड़ी हड़बड़ी ऊपर वाला सबका भला करे तो चले। ये हैं जनाब गलत निशान जी। तो जनाब तख्ता पलट आज़ादी और जमहूरियत की हिफाज़त की बात करते हैं। शायद इसी वजह से बंदूक और मिसाइल को लेकर बड़े दरिया-दली हैं। ऐसी मिसाइल और बंदूकें उन्होंने हमें रूसी भालुओं से लड़ने के लिए दी। उन्होंने जो हमें लड़ने के दाँव-पेच भी सिखाए। हमें नहीं पता था कि ये लोग तेल के पीछे पड़े हैं। बिग ऑयल हमेशा मीठी-मीठी बातें करते हैं और मन मोह लेते हैं, लेकिन हम लोग अभी आपस में जंगों की कबड्डी खेल रहे हैं। अब हमने खेल के बड़े अपने ही नियम बनाए हैं। जनाब तख्तापलट की सरकार अपने कायदे कानून बदलती रहती है। हमने यहाँ कहा यह बात ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग अब जनाब तख्तापलट, उनकी हुकूमत और वहाँ के लोगों से नफ़रत करने लगे हैं। मज़ा यह है कि तख्तापलट को उनके ही खेल में जब मात देनी होती है, तब उनके दिए गोले बारूद और मिसाइल हमारे लिए बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो हुँ, अब हम पढ़ेंगे मूलवासी इंडिजिनियस। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है ये वाला H2O। पृथ्वी पर पानी का विस्तार ज़्यादा और भूमि का विस्तार कम है। पानी भी कार्टूनिस्ट ने ज़मीन को पानी की अपेक्षा ज़्यादा बड़े हिस्से में दिखाने की फैसला किया है। ये कार्टून किस तरह पानी की कमी को चित्रित कर रहा है, तो देख सकते हैं पीने योग्य पानी कम है और बाकी सब तो ज़्यादा है भाई। मूलवासी इंडिजिनियस पीपल और उनके अधिकार। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआत परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से चलते आ रहे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और उन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रीति-रिवाज और अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है? फिलीपींस के कोरडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मपुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है।
बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं और उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। और पनामा नहर के पूरब में कूना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उनकी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलन की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में, जहाँ इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों में पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी वहाँ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से चलते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग-अलग जगहों पर कायम हैं, लेकिन ज़मीन और उन पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में उनकी विश्व दृष्टि में आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि और वह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए संसाधन ही ना मुहैया कराए। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ 6 घुमंतू जनजातियों को छोड़ दें तो भारत के अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन खेती करते आ रहे हैं थे, लेकिन ब्रितानी और औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद ये जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। तो यह है चित्र, एक चम्मच पर्यावरण भी। एक क्या आपको यह नजरिया जचता है जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी को प्रकृति खोर और लालची दिखाया गया है। तो तो हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से सबको संवैधानिक सुरक्षा हासिल, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आज़ादी के बाद विकास की बहुत परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूल वासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे उनके साझे अनुभवों और सरोकार को एक शक्ल मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकार से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई। इनमें अनेक आंदोलन मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है। तो चैप्टर यहीं खत्म होता है और ये क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयत्न करिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। रियो सम्मेलन में क्या परिणाम हुए, विश्व साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन प्रदूषण कैसे होता है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेवारियों से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, वैश्विक परिवार सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, ये सब क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न करिए। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।